Hi everyone, greetings from Globe India. This is Dr. Jigar Shimali, consultant nephrologist and transplant physician at Renus Kidney Hospital, अहमदाबाद एंड नडिया. सो आज जो हमारा डिस्कशन है वो है टॉपिक कंडक्टिविटी. अब कंडक्टिविटी इन जनरल हमारे लिए एक बेसिक पैरामीटर है डायलिसिस के अंदर, जिसमें एक रेंज सेट की जाती है बस. और कंडक्टिविटी में डिफरेंस आता है तो हम सॉल्यूशन रिलेटेड कोई इशू है, इससे ज़्यादा हम बहुत लिमिटेड नॉलेज इसके बारे में रखते हैं. पर ये इससे कहीं ज़्यादा है और वो आज हमें डिस्कस करना है. इसके जो ऊपर है वो भले हमें ऐसा लगे कि थियोरेटिकली कॉम्प्लिकेटेड है, तो आज हम क्या करेंगे उसके बारे में केस डिस्कस करेंगे और उसके बाद वो हर कॉन्सेप्ट को सिंपल फॉर्म में समझने का ट्राई करेंगे. ठीक है, तो अगर आज हम केस डिस्कशन शुरू करें कंडक्टिविटी रिलेटेड, तो इस केस में एक पेशेंट है जो 32 ईयर ओल्ड मेल था, जिसको ब्लड प्रेशर डायबिटीज़ है. इसको एक बार स्ट्रोक हो चुका है और इस पेशेंट को अभी थ्राइस वीक डायलिसिस चल रहा है थ्रू लेफ्ट ब्रोंकियोसेफेलिक एवी फिस्टुला. इस पेशेंट को राइट कैरोटिड एंडाट्रेक्टोमी के लिए पोस्ट किया गया था और इस सर्जरी के पहले उसके जो प्री ऑफ डायलिसिस करना था वो प्लान था. ऑब्वियसली इसका प्री ऑफ डायलिसिस हिपेरिन फ्री होने वाला था, वो डायलिसिस अगले दिन हो गया. अब जो नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब पेशेंट का मॉर्निंग ब्लड प्रेशर बिफोर स्टार्ट ऑफ ऑपरेशन लिया गया, दैट वाज ओनली 70 सिस्टोलिक बाय 52 डायस्टोलिक, ये था. ऑब्वियसली ये सिचुएशन में पेशेंट का फर्दर इवेल्यूएशन हुआ और अगेन प्री ऑफ इन्वेस्टिगेशन भी तब तक आ गए, जिसमें सीवियर हाइपरकैलेमिया था, पोटेशियम की वैल्यू 7.2 मिलीकोलन पर लीटर थी और जो एवीजीए हुआ उसके अंदर सीवियर मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखा गया विद पीएच वैल्यू ऑफ 6.9 और बाइकअप वैल्यू ऑफ 7. सो जब इस तरह के फाइंडिंग आए तो सबसे पहले तो सर्जरी पोस्टपोन की गई. ओके, और फर्दर इवेल्यूएट किया गया. तब ये मालूम पड़ा कि उस हॉस्पिटल में जो बीबैक थी वो अवेलेबल नहीं थी और उस पेशेंट में नज़दीक की हॉस्पिटल से जो बाइका पाउडर मिला उसको लाके उसको घोल के डायलिस शुरू किया गया था. अब जब ये डायलिसिस चल रहा था ना, ये थोड़ा लेट इवनिंग शुरू हुआ था, तब उसमें बहुत से कंडक्टिविटी के अलार्म भी बज रहे थे. बट जो टेक्नीशियन थे उन्होंने उसको बाईपास करके आगे काम चलाया. वो सोच रहे थे कल सुबह डायलिसिस, ये डायलिसिस के बाद कल सुबह इतनी बड़ी सर्जरी है, सो कुछ भी करके डायलिसिस कंप्लीट किया जाए. थोड़ी देर बाद उसमें बीएलडी का भी अलार्म बजने लगा, ब्लड लीक डिटेक्शन अलार्म भी बजने लगे, उसको भी बाईपास करके आगे बढ़ा गया. बट फिर भी डायलिसिस चालू ही रहा. तो ये अगले दिन की हिस्ट्री थी. सो क्या किया गया, ऑब्वियसली सर्जरी पोस्टपोन करनी पड़ी, वापस एक बार डायलिसिस करना पड़ा जिससे हाइपरकैलेमिया और मेटाबॉलिक एसिडोसिस को कंट्रोल किया जाए. और उसके बाद पेशेंट स्टेबल हो गया और एक दिन के बाद उसकी सर्जरी भी पॉसिबल. ओके, अब ये कंडक्टिविटी के बारे में हमें जानना और समझना इसलिए ज़रूरी है कि हम जब इसको नहीं समझते तो जो ये टेक्नीशियन मित्र ने किया, उन्होंने क्या किया, कंडक्टिविटी की रेंज चेंज कर दी और डायलिसिस कंटिन्यू किया. ये पुअर प्रैक्टिस है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए. ओके, उसके बाद इस कंडक्टिविटी चेंज की वजह से पेशेंट में हीमोलाइसिस भी स्टार्ट हो गया, ब्लड लीक डिटेक्शन अलार्म भी बजने लगे. बट फिर भी ये डायलिसिस कंटिन्यू हुआ. दैट इसकी वजह से पेशेंट की लाइफ एंडेंजर हुई और आज हम उसके बारे में आगे डिस्कस करते हैं. ठीक है, तो डिस्कशन का पहला पॉइंट ये है कि जो हमारे डायलिसिस की सर्किट है इसको रेगुलर मॉनिटरिंग की ज़रूरत है. और इस मॉनिटरिंग के लिए जो हमें जो कॉन्सेप्ट है नो योर मशीन, इसको हमें बहुत अच्छे से समझना है और इसके लिए हर तरह के ट्रबल शूटिंग को हमें ध्यान में रखना है. सो डायलिसिस में क्या होता है कि 3 तरह के लिक्विड होते हैं. पार्ट ए जो एसिड सॉल्यूशन है, पार्ट बी जो बाइकार्ब सॉल्यूशन है और वाटर जो आरओ वाटर होता है. तो 1980 तक क्या था कि जनरली एसिटेट कॉन्सेंट्रेट यूज़ होते थे, ऑलमोस्ट वही यूज़ होते थे और ऑलमोस्ट ये सब सॉल्यूशन के कॉम्पोजिशन सेम रहते थे और वो 34:1 के रेशियो में यूज़ होते थे. अगर उसमें शायद आयनिक कंटेंट के थोड़े वेरिएशन भी आते थे ना, तो वो सब इतना कंडक्टिविटी में मेजर चेंज नहीं लाते थे. पर
आज जो डायलिसिस यूज़ होते हैं वो ऑलमोस्ट सब बाइकार्ब बेस्ड सॉल्यूशन है। ओके, इसमें सॉल्युबिलिटी इशू होता है क्योंकि जब बाइकार्ब सॉल्यूशन बनाया जाता है तो उसकी पीएच 8 तक चली जाती है। अब 8 पीएच वाले सॉल्यूशन में अगर कैल्शियम और मैग्नीशियम ऐड हो तो वो ऑब्वियसली प्रेसिपिटेट हो जाएगा और उसकी वजह से सॉल्यूशन अनस्टेबल हो जाता है। ओके, तो वो जो प्रेसिपिटेट हुए है वो कंट्रीब्यूट करते हैं स्केलिंग ऑन डायलिसिस मशीन लाइंस और पैसेज के लिए। ठीक है, तो इस इशू को सॉल्व करने के लिए क्या किया गया है, कैल्शियम और मैग्नीशियम की प्रेसिपिटेशन घटाने के लिए तो जो बाइका बेस्ड डायलिसिस सॉल्यूशन था उसके बदले इस सॉल्यूशन को दो पार्ट में कन्वर्ट कर दिया गया। एक बाइकार्ब कॉन्सेंट्रेट रखा गया और एक एसिड कॉन्सेंट्रेट रखा गया। ओके, जो एसिड कॉन्सेंट्रेट था उसके अंदर एसिटिक एसिड, साइट्रिक एसिड रहता था। उसके अंदर सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड, डेस्ट्रोज, जो डेस्ट्रोज ऑप्शनल, इतनी चीज़ें होती थी। ओके, तो जो ये लो पीएच रहती थी एसिड कॉन्सेंट्रेट की, उसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम अच्छे से सॉल्यूशन फॉर्म में रहते थे। ओके, और दिक्कत नहीं होती थी। अब इसके बाद जो हम समझेंगे वो ये है कि जो इसका प्रोपोजन किया जाता जो मिक्सिंग किया जाता था दो कॉन्सेंट्रेट का आर ओ वाटर के साथ, कि जिससे हम फाइनल डायलिसिस सॉल्यूशन बनाया जाए, तो इसमें जो एसिड कॉन्सेंट्रेट है इक्वल अमाउंट ऑफ बाइकार्ब कॉन्सेंट माने जो बाइकार्ब के साथ कॉन्सेंट्रेट करके CO2 रिलीज करते हैं। एसिड प्लस बाइकार्बोनेट जो कार्बनिक एसिड बनाता है उसमें से CO2 रिलीज होता है। इसके साथ क्या होगा, पीएच ड्रॉप होगी और पीएच ड्रॉप होके जो इनिशियली बाइकार्ब सॉल्यूशन की 8 के आजू बाजू पीएच रहनी चाहिए होती थी, इसके बदले ये 7 to 7.4 के आजू बाजू पीएच हो जाती है। तो इस पीएच की वजह से अब कैल्शियम और मैग्नीशियम जो प्रोडक्ट डायलिसिस सॉल्यूशन के अंदर डिजोल्व फॉर्म में रहते हैं और उसका प्रेसिपिटेशन नहीं हो जाता। अब ये जो रेशियो है कि एसिड का रेशियो कितना होगा, बेस का कितना रेशियो होगा और वाटर के कितना रेशियो होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है क्योंकि उसकी ही वजह से इक्वल एडिक्वेट अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट और एडिक्वेट अमाउंट की पीएच हमें अचीव करनी होती है। ओके, तो जनरली जो एसिड कॉन्सेंट्रेट होते हैं वो 35 टाइम्स टू 45 टाइम्स कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं और जो बाइका पार्ट होता है उसका भी अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन होता है। अब बहुत बार क्या होता है, अलग अलग मशीन के कॉन्सेंट्रेशन के जो मिक्सिंग होते हैं वो अलग अलग फॉर्म में होते हैं। तो से फॉर एग्जांपल अगर एक ही यूनिट में अलग अलग मशीन है तो हमें इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि वहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशंस है वो मशीन के जो कॉन्सेंट्रेशन रेशियो सेट किया गया है उसके मुताबिक है क्या नहीं। तो एग्जांपल के लिए अगर हम फ्रेजिनियस मशीन का डिस्कशन करें तो फ्रेजिनियस मशीन में जो बाइका पोर्शन होता है वो दो फॉर्म में यूज़ होता है। एक बिग बैग फॉर्म में यूज़ होता है और एक ड्राई बाइका पाउडर आता है। ठीक है, तो अगर हीमोडायलिसिस सॉल्यूशन का लिक्विड कॉन्सेंट्रेट अगर हम यूज़ करें कि जो पाउडर फॉर्म में आता है तो उसमें ए पार्ट 1, बी पार्ट 1.83 और प्योरीफाइड वाटर 34 के रेशियो में, माने 1:1.83:34 होता है। पर अगर हम बी बैग यूज़ करें तो यही रेशियो 1:1.225:32.7775 होता है। तो एक चीज़ खास समझ लीजिएगा, जिस पेशेंट में आप बीपेक यूज़ करते हैं उसमें आप सीधा पाउडर यूज़ नहीं कर सकते जैसा इस पेशेंट में ऊपर किया गया है। दूसरा, जिस पेशेंट में पाउडर के लिए सेट किया गया है उनका सीधा बीपेक यूज़ नहीं किया जाता। तो करना ये होता है कि अगर आपको कॉन्सेंट्रेट चेंज करना है तो मशीन के पीछे एक स्विच आती है सर्विस मेन्यू के लिए, और जो फ्रेजिनियस में होती है, अलग अलग मशीन में अलग अलग जगह से ये ऑपरेट होता है। तो सर्विस मेन्यू में जाके एक कॉन्सेंट्रेशन रेशियो पहले चेंज किया जाता है और फिर ही वो सॉल्यूशन यूज़ किया जाता है एक बार मशीन को स्टैंडर्डाइज करने के बाद। ये खास ध्यान में रखना है। तो जो अलग अलग कॉन्सेंट्रेट है, एसिड कॉन्सेंट्रेट और बाइकार्ब कॉन्सेंट्रेट, उसमें जैसे हमने बात करी कि एसिड कॉन्सेंट्रेशन में एसिटिक एसिड, साइट्रिक एसिड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम और उसके अलग अलग वैल्यूज़ अवेलेबल होते हैं। जनरली ये 2 मिली इक्विवेलेंट रहता है पर हम इसको 0 सो पोटेशियम के साथ भी यूज़ कर सकते हैं या इस पोटेशियम को बढ़ा भी सकते हैं। ओके, और डेक्सट्रोज, डेक्सट्रोज जनरली 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर की वैल्यू के साथ ऐड किया जाता है और कैल्शियम और मैग्नीशियम रहते हैं। जब ये एसिटिक एसिड जनरली तो लिक्विड फॉर्म में होता है, बट हाँ उसके ड्राई पार्ट भी अवेलेबल होते हैं जिसके अंदर हम आगे का यूज़ जो देख सकते हैं। ओके, तो अगर ये इसके अंदर लो कॉन्सेंट्रेशन के अंदर
साइट्रेट होगा तो ये साइट्रेट जो कैल्शियम को चिलेट करता है और उसकी वजह से डायलिसिस मेम्ब्रेन के आजू बाजू जो कोगुलेशन है वो धीमा हो जाता है और जो फिल्टर का क्लॉटिंग का पोर्शन है वो नहीं होता, कंपेरेटिवली कम हो जाता है। अब दूसरा जो पार्ट है वो क्या जाता है बाइकाप। तो इसके अंदर जैसे हमने बात करी, दो फॉर्म होता है, आइदर कार्ट्रिज फॉर्म होता है या लिक्विड फॉर्म होता है, ये यूज़ किया जाता है। जो कार्ट्रिज फॉर्म है उसका एक अच्छा एडवांटेज ये है कि ये ड्राई होने की वजह से बैक्टीरियल ग्रोथ बहुत कम होता है और सबसे जो सबसे एक मेजर इशू है कंटामिनेशन का, उसको भी हम बहुत हद तक सॉल्व कर सकते हैं। तो जनरली ये इसके अंदर सोडियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट दोनों देखा जाता है। अब जो फाइनल डायलिसिस सॉल्यूशन बनता है, बराबर, उसका एक टिपिकल कंपोजिशन यहाँ पे देखा गया है कि कैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम क्लोराइड, एसीटेट, बाइकार्ब, डेक्सट्रोज, PCO2, पीएच किस तरह से इसके अंदर डिज़ोल्व होते हैं, माने इसके क्या वैल्यूज़ होती है वो हमने समझ लिया। ओके, तो कुछ मशीन में ये वैल्यूज़ को चेंज करने का भी ऑप्शन होता है। ओके, से फॉर एग्जांपल अगर डायलिसिस में हमें सोडियम चेंज करना है तो उसको सोडियम प्रोफाइलिंग कहते हैं। तो अगर हम सोडियम प्रोफाइलिंग करते हैं तो वो जो इंटरडायलिटिक हाइपोटेंशन है या पोस्ट डायलिसिस वॉशआउट फीलिंग है उसको उसके अगेंस्ट में हमें हेल्प करता है उसको ट्रीट करने के लिए। पर एक चीज़ ध्यान रखनी है कि डायलिसिस में जब एवरेज सोडियम बढ़ाया जाता है तो उसकी वजह से पेशेंट को बॉडी में भी एक्स्ट्रा सोडियम जाता है और उसकी वजह से उसको प्यास भी ज़्यादा लगती है, उसका फ्लूइड इनटेक भी बढ़ता है, उसका ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है और फॉलोअप में नेक्स्ट टाइम वो एक्स्ट्रा इंटरडायलिटिक वेट गेन के साथ वापस आता है। तो ये बात हुई सोडियम रिलेटेड। अब हम बाइकाप भी चेंज कर सकते हैं। इस बाइकाप का जो वैल्यू है वो 20 to 40 मिलीमोल के आजू बाजू का एडजस्टमेंट किया जाता है। तो मशीन में वो बहुत बार 22 to 28 का वैल्यू का डिफरेंस दिखाता है। ओके, तो ऐसा कब किया जाता है? जब फ्रीक्वेंट डायलिसिस होता है या जो पेशेंट नॉन यूरेमिक है जिनका डायलिसिस चल रहा है। नॉन यूरेमिक कौन सा पेशेंट का डायलिसिस चल रहा है? जो पेशेंट पॉइजनिंग के साथ आए हैं तो उनका बॉडी में इतना यूरिया नहीं है, तो ऐसे पेशेंट को जब डायलाइज किया जाता है ना तो वो अल्कलोटिक हो जाते हैं। तो ऐसे पेशेंट में बाइकाप की वैल्यू कंपेरेटिवली कम रखनी होती है। कुछ लेवल तक कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम की भी वैल्यू अल्टर होती है कि जब आप बाइकाप की वैल्यू अल्टर करते हैं, ये भी एक चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी वैल्यूज एक समझ ली। अगेन ये वैल्यूज़ आपको ग्लोमीडिया की वेबसाइट पे भी, और ये पूरा आर्टिकल ग्लोमीडिया की वेबसाइट पे मिलेगा। तो अभी हम जो डिस्कशन कर रहे हैं उसको हम कंटिन्यू रखते हैं और इस वैल्यू से आगे बढ़ते हैं। अब हम जो भी डायलिसिस करें, जब भी इस कॉन्सेंट्रेशंस को यूनिट में सेव रखा जाता है। अब हमने क्या समझा? हमने ए पार्ट कैसे बनता है, क्या होता है, बी पार्ट क्या होता है, आरओ वाटर क्या होता है, वो समझ लिया। दूसरा हमने ये समझा ए पार्ट और बी पार्ट अलग क्यों थे, वो पीएच मेंटेन करने के लिए। ओके, इसलिए उसको दोनों को अलग रखा गया। अब दूसरा ये था कि कॉन्सेंट्रेशन में जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेंट्रेट थे वो था सोडियम और बाइका, उसके भी कैसे चेंज मशीन में होते हमने वो भी समझा, उसकी बेसिक वैल्यू क्या होती है वो भी समझा। तो जो हम समझ रहे हैं ये सॉल्यूशन मेजरली दो कैटेगरी में डिवाइडेड है, एक पीएच रिलेटेड और एक इलेक्ट्रोलाइट रिलेटेड। तो जो पीएच रिलेटेड पार्ट है उसमें पीएच मेंटेन करने के लिए एसिड और बाइकाप को कंबाइन करके पीएच को 7 से 7.4 के बीच में लाया जाता है, जो ऑलमोस्ट ब्लड की पैरेलल पीएच है। और दूसरा इलेक्ट्रोलाइट को मेंटेन करने के लिए, जो अगर आप ये इलेक्ट्रोलाइट की सब वैल्यू देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट ब्लड में जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उसके पैरेलल है, और डायलिसिस के दौरान पेशेंट में जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोलाइट के जो चेंजेस होते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए इस तरह से बनाए गए हैं। तो आप एक चीज़ समझ रहे हो ना कि डायलिसिस में इस सॉल्यूशन में पीएच और इलेक्ट्रोलाइट को प्रॉपरली मैनेज करने के लिए इस तरह से सॉल्यूशन बनाए गए। अब इस सॉल्यूशन ये प्रॉपर वे में ही बने, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है कि इसका मिक्सिंग प्रॉपर हो। ये मिक्सिंग प्रॉपर हो उसके लिए हमने ये रेशियो समझा कि अगर लिक्विड कॉन्सेंट्रेट होता है तो क्या और कार्ट्रिज होती है तो क्या, इस तरह से इसको फ्रेजिनियस में कैसे डिफाइन गया है वो समझे। अब इन जनरल अगर हम ब्रॉडली डिवाइड करें अलग अलग मशीन में, तो ये कॉन्सेंट्रेशन सिस्टम दो तरह से होती है। एक फिक्स रेशियोज प्रोपोर्शनलिटी सिस्टम होती है
और एक सर्वो कंट्रोल सिस्टम होती है। फिक्स रेशियो में क्या होता है कि हर पोर्शन को फिक्स वे में लिया जाता है, जैसे अभी हमने ऊपर डिस्कस किया है उस तरह से। ऑन द कॉन्ट्ररी सर्वो कंट्रोल सिस्टम में क्या होता है, इसके अंदर सेंसर होते हैं कंडक्टिविटी मेजर करने के लिए। तो इसका टारगेट ऑब्वियसली रेशियो तो मेंटेन होता ही है, पर इसका मेजर टारगेट कंडक्टिव मेंटेन करना होता है। तो से फॉर एग्जांपल अगर कंडक्टिविटी मेंटेन हो जाती है तो वो सॉल्यूशन कम यूज़ करता है। सो इस तरह से ये चलता है। सो फिक्स रेशियो में स्पेसिफिक वॉल्यूम का कॉन्सेंट्रेट ही मिक्स होगा ट्रीटेड में वाटर के लिए, बट सर्वो कंट्रोल प्रोपोजनिंग सिस्टम में इस तरह से मिनिमम अमाउंट ऑफ कॉन्सेंट्रेट यूज़ होगा कि जिसकी वजह से कंडक्टिविटी मेंटेन हो जाए। ओके, अब ये जो कंडक्टिविटी की बात है, ये कंडक्टिविटी मेनली सोडियम के साथ कोरिलेट करती है। ओके, तो हाई कंडक्टिविटी माने हाई सोडियम, लो कंडक्टिविटी माने लो सोडियम। तो अगर हम कंडक्टिविटी चेंज होगी तो साथ में बॉडी में पेशेंट का सोडियम का एक्सपोजर रेट भी चेंज होगा। ओके, तो इसको हम प्रपोर्शन कैसे चेंज कर सकते हैं कि कोई भी ये तीन लिक्विड में से इसका रेशियो चेंज करके। ओके, अब ये कंडक्टिविटी के हमने कंडक्टिविटी बहुत सुन ली। उसके पहले हमने क्या समझा, सॉल्यूशन समझे। फिर हमने पीएच और इलेक्ट्रोलाइट के रेशियोज क्यों बॉडी में चाहिए, क्योंकि वो ब्लड के पैरेलल होने चाहिए, वो समझा। अब पीएच के लिए क्या होगा, पीएच मीटर होगा कि उसकी पीएच बराबर है कि नहीं वो देखना चाहिए। तो आइडियली हर डायलिसिस के पहले पीएच मॉनिटर करनी होती है। और इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या होता है, तो कंडक्टिविटी होती है। ओके, तो अगर हम अब ये कंडक्टिविटी के बारे में देखें तो हमने जैसे समझा कि ये इलेक्ट्रोलाइट को रिप्रेजेंट करती है और इसमें मेजर इलेक्ट्रोलाइट क्या है, सोडियम है। अगर सोडियम पेशेंट में रहेगा तो हमें सबको मालूम है क्या होगा, वाटर लॉजिंग ज़्यादा होगा। अगर ज़्यादा निकल गया तो क्या होगा, पेशेंट को ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा, ये होगा। तो ये उसके बेसिक वेट गेन और वेट लॉस के पैरेलल होता है। तो इन सिचुएशन हमें नॉर्मल कंडक्टिविटी कितनी रखनी चाहिए, ये क्वेश्चन होता है। तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए कि एक्सेसिव वेट गेन के साथ अगर पेशेंट आता है तो जनरली हमें एक चीज़ समझनी है कि हमने कंडक्टिविटी टू द हायर साइड रखी है। और अगर पेशेंट को क्रैम्प्स होता है या लो बीपी है ना, तो हमें कंडक्टिविटी लोअर साइड रखनी है। तो लोअर साइड है ये समझना है। तो अगर लोअर साइड है तो 0.1 या 0.2 अपर चाहिए, और हायर साइड है तो 0.1 0.2 नीचे चाहिए, और उसको धीमे धीमे सेट करिए। ओके, इस कंडक्टिविटी को मेज़र कैसे किया जाता है, तो मशीन के अंदर इलेक्ट्रोड्स या सेंसर सेल होते हैं जो डायल सेट में से दो अलग जगह से इसको मेज़र करते हैं। ओके, और ये सेंसर दो लेवल पे इसलिए मेज़र करते हैं कि जिसके अंदर कोई फॉल्ट ना हो। तो ये दो लेवल कब से है, तो एक डायल सेट मिक्सिंग के लिए और दूसरा बिफोर डायलिसिस, जब डायल सेट एंटर होता है डायलिसाइजर में उसके पहले। तो ये दो जगह इसको मेज़र किया जाता है। ये कंडक्टिविटी का जो अमेरिकन यूनिट है वो एमएचओ है, और जो इंटरनेशनल यूनिट है ये सीमेन है। तो जनरली हम ये इंटरनेशनल यूनिट फॉलो करते हैं, मेंशन किया जाता है। जनरली इस दोनों यूनिट की वैल्यू ऑलमोस्ट सेम ही है। तो अगर डायलिसिस का अगर कंडक्टिविटी 14.1 मिलीमोल पर सेंटीमीटर है, तो सेम 14.1 मिलीसीमेंस पर सेंटीमीटर भी उसको कहा जाता है। ओके, अब ये एक सीमेंस है ना, ये रेसिप्रोकल है 1 ओम का, और उसका ही ऑल्टरनेट जो टर्म है सीमेन का, इसलिए एम एच ओ यूज़ किया जाता है। ओम का उल्टा क्या है, एम एच ओ, इसकी वजह से। सो इन दैट सिचुएशन नॉर्मल कंडक्टिविटी क्या है, तो वो 12 के 16 के बीच में होती है। ओके, सो इस 12 से 16 के बीच की जो कंडक्टिविटी है ना, उसके लिए अब मशीन में जनरली ये प्रीसेट करके ही आती है। बहुत बार जो मैंने जो पहले बोला ना कि टेक्नीशियन ने रीसेट कर करके इसको चलाया जब कंडक्टिविटी बढ़ गई थी, तो ये गलत प्रैक्टिस है। तो कभी भी कंडक्टिविटी को रीसेट नहीं करना चाहिए। ओके, तो अभी हम ये समझते हैं कि कंडक्टिविटी रीसेट कब माने बढ़ कब जाती है और घट कब जाती है। घट तब जाती है कि वो कॉमनली देखा जाता है, ये तब होता है कि और उसकी वजह से क्या होगा, कंडक्टिविटी घटेगी तो रैपिड हीमोलाइसिस होगा, हाइपोनेट्रीमिया होगा, हाइपरकेलेमिया होगा। ओके, ये जनरली कब देखा जाता है, तो एसिड या बाइका का जो सॉल्यूशन है वो ख़त्म हो गया है या उनका प्रेशर ड्रॉप हो गया है। हाई कंडक्टिविटी कब देखी जाती है, कि जब हाइपरनेट्रीमिया ये क्या करता है, तो ये हाइपरनेट्रीमिया करता है या अदर इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस करता है। ये कब होगा, तो जब पानी का प्रपोर्शन कम होगा। तो एक चीज़ समझे, कंडक्टिविटी कब कब होती है, जब इलेक्ट्रोलाइट कम आते हैं। इलेक्ट्रोलाइट कम कहाँ से आते हैं, और ए और बी पार्ट से।
तो ए और बी कम हो गया तो लो कंडक्टिविटी हुई, कंडक्टिविटी बढ़ कब गई, तो इलेक्ट्रोलाइट बढ़ने से। अब इलेक्ट्रोलाइट तो अपने आप नहीं बढ़ेंगे पर पानी कम हो गया, तो पुअर ब्लड वाटर फ्लो और प्रोपोजनेटिंग सिस्टम होगा। ओके, जो वाटर है वो प्रॉपरली ट्रीट नहीं हुआ है तब होगा, या रॉन्ग कॉन्सेंट्रेट आ गए तब होगा। ओके, तो इस जो कंडक्टिविटी रिलेटेड जो इशू है ना, इसके होने के दो मेजर रीज़न कि अगर हमने प्रॉपर कनेक्शन नहीं किए, ए पार्ट या बी पार्ट का जो कनेक्शन करना था वो प्रॉपर नहीं किया, या हमने मिसमैच कॉन्सेंट्रेट यूज़ किए, या हमने जैसे आगे समझा कि हमने रेशियो ढंग से सिलेक्ट नहीं किया, तब ये प्रॉब्लम होता है। ओके, तो हमें जो अब आगे समझना है कि अगर हम इस रेशियो को प्रॉपरली आगे हम इस रेशियो को अगर प्रॉपरली मेंटेन नहीं करेंगे तो ये पेशेंट के लिए बहुत फेटल होता है, ये और ये पेशेंट के लिए लाइफ थ्रेटनिंग होता है। सो हमें इसी वजह से इस रेशियो को बहुत ढंग से मैनेज करना है। ओके, और अभी के अगर हम सिचुएशन देखें तो उसके लिए जैसे हमने एक और पॉइंट समझा कि अलग अलग बाइकार्ब या एसिड कॉन्सेंट्रेट अगर डायलिसिस यूनिट में यूज़ हो गए तब प्रॉब्लम होता है। तो जनरली अभी जो दो अलग अलग बाइकार्ब कॉन्सेंट्रेट मार्केट में यूज़ होते हैं, एक में सिर्फ सोडियम बाइकार्ब होता है और दूसरे में सोडियम क्लोराइड भी ऐड होकर आता है। सोडियम क्लोराइड क्यों ऐड किया है? क्योंकि सोडियम बाइकार्ब के साथ अगर सोडियम क्लोराइड ऐड किया होगा अगर तो सोडियम का प्रोपोर्शन बढ़ जाता है जो कंडक्टिविटी मेंटेन करने के लिए काम आता है, और बाइकार्ब का रेशियो कम यूज़ होता है इसकी वजह से। तो ये अलग अलग सॉल्यूशन मिलते हैं, तो हमें उसका ध्यान रखना है। सो अभी तक हमने क्या समझा? हमने सबसे पहले ये समझा कि कंडक्टिविटी क्या है, कंडक्टिविटी इलेक्ट्रोलाइट को रिप्रेजेंट करती है। पीएच क्या है? पीएच मॉनिटर करने के लिए पीएच मीटर होता है। हमें कोई भी डायलिसिस में कंडक्टिविटी प्लस पीएच दोनों चीज़ों को ध्यान में रखना है। इस दोनों चीज़ों को मेंटेन करने के लिए ए पार्ट, बी पार्ट और आर ओ मीटर का क्या रेशियो चाहिए, वो रेशियो ऑल्टर होगा तो क्या होगा, कंडक्टिविटी कैसे बढ़ेगी, कंडक्टिविटी कैसे घटेगी। हमने अभी तक ये समझा। अब ये सब चीज़ों में हौच-पौच ना हो उसके लिए हम कुछ लेवल तक के रिकमेंडेशन देखने चाहिए। सबसे पहले अगर किसी भी पेशेंट में कंडक्टिविटी का इशू है तो जनरल प्रैक्टिस क्या है? कंडक्टिविटी की रेंज को रीसेट कर दो। नहीं, ये गलत प्रैक्टिस है। आप इस तरह से नहीं कर सकते। आपको क्या देखना है कि सबसे पहले आप कौन सा मशीन यूज़ कर रहे हो। अलग अलग मशीन के अंदर अलग अलग प्रोपोर्शनेट सिस्टम होती है, जैसा हमने अभी फ्रेजिनियस का देखा कि बीबैक के लिए 1:1.25:32.775 और पाउडर फॉर्म के लिए 1:1.83:34 होता है। तो सबसे पहले मशीन देखो और उसका प्रोपोर्शनिंग रेशियो देखो। अगर अभी ही किसी के प्रोपोर्शनिंग रेशियो चेंज किया गया है, या बाईबैक के बदले बाइका पाउडर या बाइका पाउडर के बदले बीबैक यूज़ किया गया है, ओके, और अभी कोई सर्विस हुई है तो सर्विस इंजीनियर ने अगर ये प्रोपोर्शनिंग रेशियो में कोई चेंज किया है, अगर प्रोपोर्शनिंग रेशियो अगर टेक्नीशियन खुद वो बाइका पाउडर बनाता है तो उसने ढंग से उसका प्रोपोर्शनिंग किया है कि नहीं। ओके, हमने ए पार्ट और बी पार्ट को प्रॉपरली मशीन के साथ कनेक्ट किया है कि नहीं। ओके, अगर एक ही मशीन के अंदर सेम टू सेम मशीन के अंदर ये इशू हो रहा है तो वो मशीन के अंदर कोई फॉल्ट है कि नहीं वो भी हमें देखना है। ओके, ये कंडक्टिविटी का अलार्म टेम्पररी रह रहा है या परमानेंट रह रहा है वो भी हमें देखना है। ओके, अगर परमानेंट रहे हैं तो बात अलग है, टेम्पररी रह रहा है तो बात अलग है। ओके, अगर ये कंडक्टिविटी एक साथ बढ़ जा रही है तो क्या है? से फॉर एग्जांपल अगर परसिस्टेंटली हायर साइड रह रही है तो मशीन में कोई मेजर फॉल्ट है। से फॉर एग्जांपल उसकी गियर हेड में या फ्लो पंप के अंदर या डिएरेशन सिस्टम के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो होता है, तो वो भी हमें चेक करना है। दूसरा, कंडक्टिविटी का चेंज टेम्परेचर चेंज के पैरेलल भी देखा जाता है। तो डायलिसिस मशीन का टेम्परेचर डिस्प्ले प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं वो भी हमें चेक करना है। तो सिर्फ कंडक्टिविटी इशू है ना, तो सिर्फ कंडक्टिविटी के रिलेटेड या सॉल्यूशन के रिलेटेड चेक के पैरेलल टेम्परेचर का भी चेक करना बहुत ज़रूरी है। अगर जो हमारा एसिड और बाइकार्ब सॉल्यूशन है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी बराबर है कि नहीं, वो ग्रेविटी स्पेसिफिक ग्रेविटी चेक करने के लिए हाइड्रोमीटर यूज़ होता है, और जनरली ये स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.062 से 1.065 तक होती है, तो अगर आप वो मॉनिटर कर सकते हैं। तो अगर कंडक्टिविटी अलार्म आते हैं ना तो आपको ये 10 पॉइंट चेक करना है। ओके, दूसरा, अगर डायलिसिस रिलेटेड इशू ना हो कंडक्टिविटी रिलेटेड, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो एक है डायलिसिस यूनिट की रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक है मैन्युफैक्चरर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो डायलिसिस यूनिट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो मैंने आगे भी कहा, तो हमें पीएच और कंडक्टिविटी हर डायलिसिस के पहले चेक करनी है।
अगर पीएच 6.5 से कम है, 7.5 से ज़्यादा है, डायलिसिस मत स्टार्ट करो। जनरली मोस्ट ऑफ द यूनिट में ये प्रैक्टिस ही नहीं कि पीएच चेक की जाए, और ये गलत चीज़। ओके। दूसरा, अगर एक्सेप्टेबल लिमिट में कंडक्टिविटी नहीं है तो डायलिसिस मत स्टार्ट करो, आप उसको रीसेट मत किया करो। ओके। पीएच चेक करने के लिए पीएच मीटर आता है या पीएच पेपर आता है। ओके। और कॉन्सेंट्रेट को चेक करने के लिए आपको कंडक्टिविटी तो देख ही ली, अगर आपको कंडक्टिविटी में इशू है तो डायलसेट के इलेक्ट्रोलाइट भी आप चेक करवा सकते हो। ओके। दूसरा, आपके जितने भी टेक्नीशियंस हैं वो अवेयर होने चाहिए कि आपके यूनिट में अलग अलग कौन कौन से तरह के डायलसेट्स अवेलेबल है जो आप अभी यूज़ कर रहे हो। आप एक चीज़ के लिए हमेशा श्योर रहिए कि आपके कोई भी नए टेक्नीशियन आए उनको ये प्रॉपरली ट्रेन किया जाए, क्योंकि अगर आपके वो टेक्नीशियन आगे जो यूनिट में काम कर रहे थे, अगर वहाँ पे अलग कॉन्सेंट्रेट यूज़ हो गए और उन्होंने वही सिस्टम में काम करना शुरू कर दिया तो वो प्रॉब्लमेटिक होगा। ओके। दूसरा, हर कनेक्टर को या कंटेनर को लेबल करने की एक मेथड अपनानी चाहिए जिससे मिसमैच कॉन्सेंट्रेट यूज़ ना हो जाए। ओके। दूसरा, इस कॉन्सेंट्रेट को स्टोर करने के लिए और डिस्पेंस करने के लिए इसको जैसे एक ड्रग है इस तरह से इम्पोर्टेंस देना चाहिए। ओके। इस सिस्टम को हमें इस तरह से कंट्रोल करना है कि जिसकी वजह से वहाँ पे लिमिटेड लोग आए और जाए और वहाँ पे सॉल्यूशन के चेंज ओवर ना हो जाए। ओके। हमेशा डबल चेक किया जाए और रिकॉर्ड चेक किया जाए। इवन पेशेंट भी इस चीज़ को चेक कर सकता है कि उसके ए पार्ट और बी पार्ट की लेबलिंग सही है कि नहीं, वो देख सकता है। दूसरा, बहुत बार क्या होता है, आगे का कंटेनर में थोड़ा सॉल्यूशन पड़ा है तो दूसरा नया कंटेनर रखने के बदले आगे के कॉन्सेंट्रेशन में थोड़ा और कॉन्सेंट्रेशन ऐड किया कर दिया जाता है। बट उसके बदले आप एक काम करिए, जितना ज़रूरी है उतने ही वॉल्यूम वाला कंटेनर लीजिए। से फॉर एग्जांपल उसके लिए अलग अलग वैल्यू के कंटेनर्स आते हैं। से फॉर एग्जांपल 3.78 लीटर, 5 लीटर, 10 लीटर, 30 लीटर, तो आप उसके मुताबिक यूज़ करिए। जो लोकल यहाँ पे जो 4 मेजर कॉन्सेंट्रेट अवेलेबल है वो मैंने अभी मेंशन किए हुए हैं। ठीक है। अ, हमेशा जैसे मैंने बोला कि आप जो कॉन्सेंट्रेट है जो आगे जो बचा हुआ है उसको आप डिस्पेंस कर दी उसको आप डिस्कार्ड कर दीजिए। ओके। नया सॉल्यूशन इसके अंदर पॉर मत करिए। ओके। कि जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम इनिशिएट कर सकता है। ओके। जब भी पॉसिबल हो स्टैंडर्डाइज इक्विपमेंट ही यूज़ करें कि जिसके अंदर मिक्सिंग के लिए या हर चीज़ के लिए प्रॉपरली उसको यूज़ किया जाए। ओके। जब भी आप कार्ट्रिज से पाउडर फॉर्म में या पाउडर फॉर्म से कार्ट्रिज में जाते हो, आप रेशियो चेंज करना ना भूलें। उसके लिए मैंने आपको समझाया, सर्विस मेन्यू में जाके उसको चेंज करना होता है, ये खास ध्यान रखिए। अब ये बात हुई डायलिसिस यूनिट की रिस्पॉन्सिबिलिटी की। अब मैन्युफैक्चर की रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो इनको एक इंडस्ट्री वाइड एक स्टैंडर्डाइज कोडिंग सिस्टम डेवलप करनी चाहिए, अलग अलग कॉन्सेंट्रेट के लिए और अलग अलग मशीन के लिए। मशीन के कनेक्टर के लिए भी एक कोडिंग सिस्टम डेवलप करनी चाहिए। अगर हम इस स्टैंडर्डाइजेशन को और इस लेबलिंग को प्रॉपरली फॉलो करें तो बहुत हद तक इनकॉम्पिटिबिलिटी इशू और प्रॉपर मिक्सिंग रिलेटेड जो इश्यूज़ है हम उसको प्रॉपरली डील कर पाएंगे। ओके। सो इससे हम ये जो लेथल क्रॉस कनेक्शन है उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। ओके। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एक चेकलिस्ट होना चाहिए इनकरेक्ट डायलाइज़र और डायलसेट के लिए। तो उसके लिए इस चेकलिस्ट को चेक करने के लिए दो अलग स्टाफ हो, वो इंडिपेंडेंटली उसको चेक करे। ये जो डायलिसिस इनिशिएट होता है तब डायलाइज़र को भी चेक करे और डायलसेट को भी चेक करे। जो ये चेक होता है इसमें पेशेंट को भी एजुकेट करना चाहिए कि हम किस तरह से ये सब चीज़ें चेक करते हैं, जिसकी कि पेशेंट हमारे सिस्टम में रूटीनली आता है, डेली आता है, तो कुछ लेवल तक ये भी सब चीज़ें समझ सकता है। तो उसको भी मालूम होना चाहिए कि रूटीन ब्लड फ्लो कितना होता है, डायलिस के पहले का वेट कितना होता है, डायलिस के बाद का वेट कितना होता है, ड्राई वेट कितना होता है, ये सब चीज़ें उसको समझानी चाहिए। ओके। अगर कोई भी सिस्टम में एरर आती है तो उसको पोस्ट करने की एक सिस्टम डेवलप करनी चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ टेक्नीशियन तक की वो बात रही, आपकी जो हायर सिस्टम है, से फॉर एग्जांपल टेक्नीशियन अपने सीनियर टेक्नीशियन को, अपने सेंटर मैनेजर को या अपने नेफ्रोलॉजिस्ट को ये सब चीज़ें इन्फॉर्म करें। सो कोई भी क्लिनिकल या क्लरिकल या हाउस कीपिंग या मेंटेनेंस इशू होता है ना, तो उसको स्पेसिफिक वे में डायरेक्शन देनी चाहिए कि जिससे उसको किस तरह से हम उसको चेंज कर सकते हैं। ओके। और हमें ये भी समझना है कि कौन से स्टाफ किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि अगर हमने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डेजिग्नेट नहीं की होगी तो ये प्रॉब्लम करेगा। ओके। और हर चीज़ का प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़रूरी है, और यही डॉक्यूमेंटेशन हमेशा हमें रूट कॉज एनालिसिस करने के लिए काम आएगा, और ये हमारे लिए एट द एंड बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। और हमें एक चीज़ समझनी है, कभी भी कोई भी गलत डायलाइजर या डायलसेट यूज़ हो गया तो हमें फ्यूचर में ये वापस ना हो,
उसके लिए हम क्या कर सकते हैं ना, इसके बारे में समझना है। ओके, और उसके लिए रूट कॉज एनालिसिस करना है, ये चीज़ खास ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो ये हमारा डिस्कशन था कंडक्टिविटी के लिए। हाँ, मुझे मालूम है ये टॉपिक थोड़ा डिफ़िकल्ट है समझने के लिए। इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे पूछ सकते हो इस ब्लॉग के अंदर, मैसेज कर सकते हो इसके अंदर, यूट्यूब वीडियो के नीचे भी पोस्ट कर सकते हो। ये हो सकता है कि आपको ये टॉपिक बड़ा लगे, ये हो सकता है कि आपको ये टॉपिक कॉम्प्लिकेटेड लगे, आपको एक से ज़्यादा बार इस टॉपिक को रिव्यू करने की भी ज़रूरत पड़े, पर करिएगा। द रीज़न इज़ कंडक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उसको मेंटेन करना पेशेंट की लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है, समझे। तो अगर हम ये समझ पाते तो ये जैसे ऊपर का जैसे केस हुआ ऐसा नहीं होता। हमारे टेक्नीशियंस और डॉक्टर्स कभी नहीं चाहते कि पेशेंट को कोई हार्म हो, और उसके प्रिवेंट करने के लिए जो टेक्निकल इश्यूज होते हैं उसमें से हमने आज ये टॉपिक डिस्कस किया है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो काइंडली आस्क। थैंक यू।